नमस्कार विद्यार्थियों, विकास जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विद्या महाविद्यालय कोटा। आप सभी का पुनः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे साक्ष्यों की सक्षमता की कि कौन साक्षी देगा, कौन साक्षी नहीं दे सकता, पति पत्नी सक्षम साक्षी होंगे या नहीं होंगे, कोई लोक ऑफिसर को साक्ष्य देने के लिए कब विवश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या फिर राज्य के कार्यकलाप के बारे में, साक्ष्य के बारे में क्या नियम है। आज हम बात करेंगे धारा 125 से लेकर 132 तक। धारा 125 कहती है कि अपराधों के करने के बारे में जानकारी, अर्थात कोई मुखबिर जब कोई सूचना देता है पुलिस को या कोई इनकम टैक्स, कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है तो उस टैक्स की चोरी के संबंध में कोई सूचना देता है, या कोई रेवेन्यू के संबंध में चोरी करता है और उस रेवेन्यू के संबंध में सरकार को या पुलिस को या अधिकारी को, संबंधित विभाग को कोई सूचना देता है, तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देने के लिए विवश किया जा सकता है या नहीं। धारा 125 कहती है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ये कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि अपराध किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहाँ से मिली, और कोई भी राजस्व ऑफिसर को ये कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध की किए जाने की जानकारी उसे कहाँ से मिली। इस धारा के पीछे जो मुख्य तर्क यही है कि जो व्यक्ति राज्य की मदद करता है, ये राज्य का कर्तव्य भी है कि वह उसकी मदद करे। इस तरह किसी मजिस्ट्रेट, किसी पुलिस ऑफिसर या राजस्व अधिकारी को इस बात के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसको संसूचना कहाँ से मिली। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी मुखबिर या कोई भी व्यक्ति सरकार की सहायता करने से डरता, क्योंकि अगर कोर्ट में या मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर या राजस्व ऑफिसर उस व्यक्ति का नाम बता देता कि सूचना अपराध की कहाँ से मिली, तो उसको दंडन की हानि हो सकती थी। इसके बाद आती है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, वर्तिक संसूचनाएँ। वर्तिक संसूचना के बारे में धारा 126 में बताया गया है कि नियोजन के अनुक्रम में या नियोजन के प्रयोजनार्थ क्या सूचना दी, किसी दस्तावेज को जो उसको नियोजन के दौरान पता चला, या ऐसी सलाह जो उसने दी, इन सबको साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस नियम के 3 अपवाद हैं कि व्यक्ति ने अभिव्यक्त सहमति दे दी है, अवैध प्रयोजन के अग्रसर में कोई संसूचना दी गई है, या किसी कपट या अपराध का नियोजन के बाद पता चला हो, संसूचना जो भी दी गई है उस नियोजन के प्रयोजनार्थ होनी चाहिए। नियोजन के उपरांत भी ये विशेषाधिकार बना रहता है। इसके पीछे तर्क ये है कि पक्षकार के हित की संरक्षण अधिवक्ता का मुख्य कर्तव्य है। बात करते हैं कि धारा 126 कहती है कि कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अर्थात क्लाइंट की अभिव्यक्त सहमति के सिवाय ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए जो उसके ऐसे बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील की हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ उसके क्लाइंट द्वारा या की ओर से उसे दी गई हो, अथवा किसी दस्तावेज की जिससे वह अपने वर्तिक नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है, अंतर्वस्तु या दशा कथित करने को अथवा किसी सलाह को जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ उसने अपने कक्षीकार को दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु इसका अपवाद ये है कि किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई संसूचना या फिर ऐसे कोई भी तथ्य जो किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील ने अपनी ऐसी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में संप्रेषित किया हो और जिससे दर्शित हो कि उसने नियोजन के प्रारंभ के पश्चात कोई अपराध या कपट किया हो। इस धारा में कथित बाध्यता नियोजन के अवसित खत्म हो जाने के बाद भी बनी रहती है। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई जो क्लाइंट होता है अपने वकील को कोई बात बताता है तो उस बात को बताने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके अपवाद 3 ही है कि इन दोनों के कंसेंट हो गई हो, वकील के और एडवोकेट और क्लाइंट के, या फिर उसने अवैध प्रयोजन के लिए कोई
अग्रसर में कोई संसूचना दी हो, या फिर उनका जो नियोजन बना उसके बाद उसको पता चला कि उसने कोई कपट या कोई अपराध किया है। इसमें एग्जाम्पल है कि क्लाइंट क अटर्नी ख से कहता है कि मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। यह संसूचना प्रकट से संरक्षित है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा आपराधिक प्रयोजन नहीं है जिसका दोषी होना ज्ञात हो। इसके बाद है क्लाइंट क अटॉर्नी ख से कहता है कि मैं संपत्ति पर कब्जा कूट रचित विलेख के उपयोग द्वारा अभिप्राप्त करना चाहता हूं और इस आधार पर वाद लेने में आपसे प्रार्थना करता हूं। यह संसूचना आपराधिक प्रयोजन के अग्रसर में की गई है, उसे प्रकट करने में संरक्षित नहीं है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा 127 की, कि अधिवक्ता के क्लर्क आदि को भी संरक्षण प्राप्त है। अर्थात धारा 126 में जो सुरक्षा प्रदान की गई है वही सुरक्षा धारा 127 में दुभाषियों और बैरिस्टर, प्लीटर, अटॉर्नी और वकील के लिपिकों और सेवकों भी लागू होगी। उसके बाद धारा 128 कहते हैं कि इसके बारे में 128 बताता है कि क्लाइंट कुछ भी बता सकता है। क्लाइंट अधिवक्ता को न्यायालय में बुला सकता है तो भी अभिव्यक्त सहमति नहीं समझी जाएगी, लेकिन जब क्लाइंट ने अधिवक्ता को न्यायालय में बुलाया है और वह ऐसे प्रश्न पूछता है जिन्हें बताने के लिए अधिवक्ता बाध्य नहीं है तो अभिव्यक्त सहमति समझी जाएगी। इसके बाद धारा 129 वो कहती है किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता इस बात के लिए कि उसके और उसके विधिक प्रतिनिधि के बीच में क्या वार्तालाप हुई। धारा 129 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय सूचना को जो उसके और उसके विधिक प्रत्यक्ष सलाहकार के बीच में हुई है न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर पेश न कर दे। ऐसे पेश करने की दशा में किन्हीं भी ऐसी संसूचना को जिन्हें उस किसी साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानना हो जो उसने दिया है न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा, किंतु किन्हीं भी अन्य संसूचना को नहीं। इसके बाद आती है धारा 130 जो कहती है जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को पेश किया जाना। धारा 130 कहती है कि कोई भी साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों को या किसी ऐसे दस्तावेजों को जिसके बल पर वह गिरवीदार या बंधकदार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है या किसी दस्तावेज को जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के पेशकरण की इप्सा रखने वाले व्यक्ति के साथ या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिससे उत्पन्न अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है उसे पेश करने का लिखित करार न कर लिया हो। धारा 131 उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिनका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था। कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में की ऐसी दस्तावेजों या अपने नियंत्रण के अधीन के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को पेश करने के लिए जिनको पेश करने से कोई अन्य व्यक्ति यदि वे उसके कब्जे या नियंत्रण में होती विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अंतिम वर्णित व्यक्ति उसके पेशकरण के लिए सहमति नहीं देता। इसी तरह धारा 132 इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने में सम्मत न होगा। कोई भी साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दंडी कार्रवाई में विवादक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में ऐसे किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर सम्मत नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष अपराध में फंसाने की होगी अथवा ऐसे साक्षी को किसी किस्म की शास्ति या संपहरण के लिए उच्छन करेगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष उच्छन करने की होगी। परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के दिन नहीं करेगा और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय उसके विरुद्ध किसी दंडी कार्रवाई में साबित किया जाएगा। इस तरह धारा 132 से कहती है कि
न्यायहित सर्वोपरि किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। किसी भी साक्षी किसी सिविल या दंडिक कार्रवाई में उत्तर देने में सम्मत नहीं किया जाएगा कि उत्तर उसे फंसाएगा या किसी शास्त्रीय संप्रदाय का भागी होगा, किंतु ऐसे उत्तर देने पर जो विवश किया गया था ना तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही अब्यूजेड के सिवाय मिथ्या साक्ष्य के। अगर किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाता है और वो साक्ष्य देता है तो केवल उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोजन किया जाएगा, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ना ही उसके कथन को, ना ही उसके कोई दंडिक कार्रवाई का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है।